नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर लेकर के आया हूँ आपके सामने आपकी कक्षा 8वीं का एक प्रश्नोत्तरी भाग। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता, जिसका अनुवाद है वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की जो हमारी कविता है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, तो अब हम इसमें प्रश्नोत्तरी भाग को करेंगे। तो पहले इसके हम मौखिक प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहे थे। देखिए, इसके प्रश्नोत्तरी भाग को हम देखते हैं। कवि बहुत दिनों से थोड़ी सी धरती पाने के लिए सोच रहा था। अगला प्रश्न है, कवि थोड़ी सी धरती पर एक या धरती पर क्या लगाना चाहते हैं। प्रश्न से ठीक कर लें भाई, इसको थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। थोड़ी सी धरती पर क्या लगाना चाहते हैं, तो कवि थोड़ी सी धरती पर बाग बगीचे लगाना चाहता है। शाखें काटने पर कौन रोता है, तो शाखाएं काटने पर चिड़ियाँ व पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो रोने लगती हैं। बच्चों के समान दुनिया को हरा भरा कौन रख सकता है, रख रहा है, तो पेड़ पौधे और बच्चे हैं वो दुनिया को हरा भरा रखते हैं। आज सभ्यता इंसानों को कैसे बांट रही है। भाई, दूषित प्रदूषित वायु फेफड़ों में भर करके आज सभ्यता इंसानों को बांट रही है। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। भाई, इनमें है ना, संक्षेप में लिखें कि कविता में कवि क्या संदेश दे रहे हैं, यानी थोड़े शब्दों में बताना है कविता का सारांश। तो आज का मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए निरंतर पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिससे वायु प्रदूषित होकर के हमारे फेफड़ों तक पहुंच रही है। हम निरंतर ऐसा, ये है ना भाई, ये ऐसा दे, ऐसा धे, इसको ऐसे लिखने, ऐसा धे, ऐसा धे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ ये आएगा जीवन, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई भी, इसमें ठीक कर लेना। जीवन में हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं और उनकी रक्षा करने की बात जो है कवि कहना चाहते हैं, कहना नहीं, कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने होते हैं में कवि का क्या आशय है। तो प्रस्तुत कविता में कवि यह बताना चाहते हैं कि वृक्षों की टहनी की एक एक पत्ती पर पक्षियों के सपने सजे होते हैं, क्योंकि वे उन पर अपना आशियाना बनाते हैं, आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। मानव का भी पेड़ों से शुद्ध वायु प्राप्त करके जीवन उसी प्रकार सुंदर एवं सुचारू बना रहता है। इसलिए हमारे सपने एक एक पत्ती के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, कवि पेड़ों के संग क्या क्या सीखने के लिए कह रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि हमें सदा पेड़ों की तरह झूमते, लहराते और इतराते रहना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें आपस में प्रेम और भाईचारे से हिल मिल करके रहना चाहिए। हमारा मन पेड़ों की भांति खुशहाल होना चाहिए। हमारे अंदर परोपकार और परित्याग की भावना पेड़ों की भांति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि क्या विनती कर रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि मानव को संदेश देना चाहते हैं कि हमें पेड़ों की सदैव रक्षा करनी चाहिए, उनकी कटाई को रोकना चाहिए तथा हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमें शुद्ध वायु मिल सके। हाँ, और हमारे शरीर में किसी तरह का कोई विकार
या बीमारियां ना हों। विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। कोई त्रुटि है तो आप अपना विचार अवश्य दें। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आज सभ्यता वैसी बनकर क्या कर रही है? तो आज मानव सभ्यता वैसी रूप धारण कर चुकी है। अधिक जनसंख्या होने के कारण उसकी आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर पेड़ों को काट रहा है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन मानव का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। अतः हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। ये थे आपके लिखित और मौखिक प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको सही और गलत के निशान जो है वो लगाने हैं। तो सही के निशान लगाने हैं। आज सभ्यता कैसी बन गई है? तो देखिए, वैसी पे हमने टिक किया है। सभ्यता वैसी बन चुकी है, तो पहले का उत्तर आएगा वैसी। क्यारी कैसी हो? महकती हुई। और जो नहीं समझते वो कैसा फल चखते हैं? तो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन है ये सही रहेगा। दुष्कर्मों का जो है ना फल चखते हैं, ये सही रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं घ की तरफ। एक एक पत्ती पर हम सब के क्या होते हैं? तो सपने, इसका आंसर सही रहेगा। देखिए, सपने पे टिक किया हुआ है। फेफड़ों में क्या भर रहा है? तो देखिए जहर, इसका सही ऑप्शन होगा। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो लें। अगला है, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। गै का जो है, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोने देना। अगला है, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग संग हिलना। और अंगे का जो भाग है, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा कौशल। तो इसमें ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें रूढ़ और यौगिक शब्द आपको छांटने हैं, अलग अलग करने हैं। तो देखिए, रूढ़ शब्दों में शाखा, पेड़, कवि। और यौगिक शब्दों में फलदार है, दुष्कर्म है, मृग तृष्णा है, स्वदेश, आदमी, जलाशय, चौपाया। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे होते हैं खंडित करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। और यौगिक शब्द वे होते हैं खंडित करने पर भी उनका अपना अर्थ होता है। अगला है प्रश्न, समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो दशानन है भाई, 10 मुखों वाला, ये बहुव्रीहि समास होगा। देखो, 10 मुख हैं जिसके, तो आप लिखेंगे तो बहुव्रीहि लिखेंगे। और 10 मुखों वाला लिखेंगे तो आप इसको देवगु लिखेंगे, क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची है। प्रधान अध्यापक प्रधान है, जो अध्यापक कर्मधारय समास, आप इसको लिखेंगे। त्रिकोण, 3 कोणों वाला, तो देवगु आप इसको लिखेंगे। मुरलीधरण, मुरली को धारण करने वाला, इसमें जो है ना किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है तो बहुव्रीहि समास इसमें आप कहेंगे। पंचवर्षीय, 5 वर्षों के बाद जो है इसमें ये है ना द्विगु समास आप इसमें कहेंगे। अगला है, एक अन्य शब्द जोड़ करके युगम बनाना है। जैसे हरा के साथ भरा, बाग के साथ बगीचा, फल के साथ फूल, संग के साथ अंग और पशु के साथ पक्षी। ये आपको इसमें आप प्लस का निशान लगा के हरा और प्लस में भरा, तो हरा भरा आगे भी लिख सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐसे भर दिया। अगला है, ध्यान से पढ़िए, जो ऊपर हमने बात की है समास के बारे में, उसकी परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पदों में उपमेय और उपमान, विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे आप कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन, और नील है जो गगन, नीला है जो गगन, नील गगन।
द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है या विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे 3 भुजाओं वाला, 4 राहों वाला, चौराहा। बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद का अर्थ दोनों पदों एवं अर्थ से भिन्न हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। घनश्याम इव यानी घन के समान श्याम अर्थात श्री कृष्ण। चतुरानन 4 हैं मुख जिसके ब्रह्मा। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद एक समान प्रधानता को लिए हुए होते हैं, यानी जो एक योजक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, द्वंद्व कहलाते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देश विदेश, देश और विदेश, यानी विग्रह करते समय जिसके अंदर आप और शब्द लगा दो वो होता है द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास जिस समस्त पद पर दूसरा पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान हो वो अव्ययभाव समास होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। तो इसके निर्माण से दो पदों के बीच में एक कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कारक विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। इसमें उसे आप तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दृष्टि का भ्रम तो दृष्टि भ्रम, पथ से भ्रष्ट तो पथ भ्रष्ट, यहाँ से और का है ना लोप हो जाता है। रसोई के लिए घर तो रसोई घर, यहाँ के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा। हाथ के लिए घड़ी, हथकड़ी, तो यहाँ के लिए का लोप हो जाएगा। नील कमल, नील और कमल, तो और जो है इसका लोप हो जाएगा। अगला है शब्द भेद, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो उसके रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि परिभाषा मैंने पीछे बताई थी, जैसे माली, वन, जामुन, यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनने वाले यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सचिव या मंत्री, आल्य या घर, सचिवालय, सव अपना, राज शासन यानी कि स्वराज, तो ये शब्द होते हैं। कभी कभी अर्थ में विशेषता लाने के लिए कुछ शब्द प्रयोग के लिए जोड़े जाते हैं। साथ साथ, दिन रात, बाग बगीचा, फल फूल आदि। कुछ अलग से भाई जो है पेड़ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, लिखिए आप खुद ये ना अपने इर्द गिर्द देख करके अनुमान लगा सकते हैं। अपने आसपास स्वयं पेड़ पौधों के साथ दूसरों को भी लगाने के लिए किसी काम को कैसे प्रोत्साहित करेंगे। पेड़ पौधे में स्वच्छ हवा देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, यानी ढेरों चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन आप उन्हें क्या देते हैं, सोचिए समझिए और उनके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दीजिए। और अपनी पसंद के आप पेड़ का चित्र भी बना सकते हैं। और आपका जो लेखक है इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, कवि एवं साहित्यकार है। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1964 में वे दिनमान पत्रिका से जुड़े। उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है काठ की घड़ियाँ, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, बकरी, भों भों, खो खो, लाख की नाक, बाल नाटक, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लघु उपन्यास है इसके आदि। 23 सितंबर 1983 को है ना भाई नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था आपका आज का अभ्यास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।